बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज का मेरा टॉपिक सेकंड ईयर का हीरो नंबर 5 है, मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने इसके हीरो को समझना है तो आपको इसका बैकग्राउंड अच्छा पता होना चाहिए। लेसन की स्टार्टिंग से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि ये हीरो काफ़ी लेंथी है। आपने बुक पे देखा होगा कि इसके एटलीस्ट जो है ना 5 to 6 पेजेस बनते हैं। और मैं आपको सारे हीरो जो जितने भी लेसन चैप्टर कवर करवा चुका हूँ, तो मैंने विद ट्रांसलेशन कवर करवाए हैं। तो इस सारों की ट्रांसलेशन जो है ये एक वीडियो में तो मुमकिन नहीं हो सकेगी, काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती है। तो मैं पार्ट वाइज, जिस तरह मैंने बाकी हीरोज़ भी कवर की हैं, तो मैं इसको भी पार्ट वाइज में आपको ट्रांसलेट करवाऊँगा, इसके डिक्टेशन बताऊँगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह हमेशा की तरह बाकी हीरोज़ में बाकी क्वेश्चन बाकी लेसन के अंदर मैंने किया है, इसके भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के, ये मैं सारे लास्ट में आपको रिपीट करवाऊँगा। और ये मेरा पार्ट 1 है और टोटल इसके 5 पार्ट हैं, जिसमें इन 5 पार्ट्स में मैंने सारे के सारे जो है इस हीरो को कवर किया विद ट्रांसलेशन। इसका बैकग्राउंड है, इसके सिनोनिम्स हैं, इसके लास्ट में क्वेश्चन के आंसर है। तो इन 5 पार्टों में मैंने इसको मुकम्मल तौर पे कवर किया। और आज के पार्ट में आपको डिटेल करवाऊंगा इसकी बैकग्राउंड की, क्योंकि आपने अगर हीरो को स्टार्ट करना है तो इस हीरो के आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको लेसन स्टार्ट करवाऊंगा, जितना कवर हो सकेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इतनी वीडियो लेंथी भी ना बने, और आपको मैं इस वीडियो स्टार्ट भी करवाऊँ, इसको जितना आसान हो सकता है मुझसे, जितनी मेरी समझ है, जितनी मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान आपको प्रेजेंट कर सकूँ। हीरो बाकी सारे हीरो में काफ़ी लेंथी हीरो है और मुश्किल हीरो है, डिक्टेशन वाइज भी मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जितना आसान से आसान हो सकता है मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा, मैं आप लोगों को आसान से आसान बनाऊँगा। मुस्तफ़ा कमाल को पढ़ने से पहले आपको बताया मैंने, इसका हल्का फुल्का बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर मैं आपको लेसन की तरफ लेके चलूँगा, ताकि आपको बैकग्राउंड का पता चल जाएगा, फिर आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो बन जाती है, लेकिन आपकी काफ़ी काम की वीडियो है, आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। डिक्टेशन वाइज आप सुनोगे तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो चलिए मैं इसका बैकग्राउंड स्टार्ट करता हूँ। बैकग्राउंड मैं स्टार्ट करता हूँ वर्ल्ड वार 1 से, ठीक है। बेशुमार बाकी लेसन्स में भी, बाकी हीरो में भी, चैप्टर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट ईयर में बहुत दफ़ा पोइम्स भी आई हैं, लेसन्स भी आए हैं, आपको डिटेल के साथ इसके बारे में बताया। वर्ल्ड वार 1 से बैकग्राउंड इसका हल्का फुल्का आपको बताऊँ कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक वर्ल्ड वार का दौरानिया रहा है, ठीक है। इसमें वर्ल्ड वार का पीरियड है। और क्योंकि देखिए आप, ये जो मंथ है वो जुलाई का है, जब हाफ से ऊपर चले जाते हैं मंथ, तो फिर जो साल होता है वो इससे आगे वाला साल कंसिडर किया जाता है। हाफ से आगे चले जाएं, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक ये, तो जून से आगे 6 मंथ के आगे 7वां है, तो छठे से आगे चला जाता है, तो फिर हम राउंड ऑफ करके से एक नंबर आगे कर देते हैं। बताने का मकसद ये है कि अक्सर वर्ल्ड वार की जो डेट है आप बुक्स पे देखोगे, मुख्तलिफ जगहों में पढ़ोगे, 1915 से 1919 कंसिडर की जाती है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि ये साल का जो 6 माह के गुजरने के बाद जो अगला साल, अगला महीना गुजरना शुरू हो जाता है, तो उस महीने को कंसिडर किया जाता है, एक साल जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह नवंबर आप देख ले, छठे मंथ से आगे है, तो 18 के बजाय से 19 में लिखा जाता है। कि मतलब अगर किसी बुक में अगर आप देखें वर्ल्ड वार की जो डेट है वो 1915 से 1919 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1915 क्यों है और 1919 क्यों है, और इसकी ओरिजिनल डेट क्या है वर्ल्ड वार की, वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुई और इसकी डेट, एंडिंग डेट क्या है, ठीक है। अब वर्ल्ड वार जिसमें आपको मैंने बताया कि एटलीस्ट जो है ये, इसमें वर्ल्ड वार में बैटल और वार में आपको मैं ऑलरेडी पहले डिटेल से फ़र्क बता चुका हूँ। बैटल होता है दो अफ्रीकन के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान जो जंग होती है। और जो वार होती है वो मोर दैन 2 कंट्रीज, मोर दैन 2 पीपल, मोर दैन 2 नेशंस है।
जिसमें दो से ज़्यादा के बारे में इन्वॉल्व, दो से ज़्यादा कौमें, दो से ज़्यादा ममालिक जो इन्वॉल्वमेंट हो तो वो वार की सूरत इख्तियार करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए वर्ल्ड वार वन के बारे में, तो वर्ल्ड वार वन में कुछ ऐसा था कि जो कंट्रीज़ थे आपस में उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। कुछ कंट्रीज ने जैसा देखिए आप दोस्तों में लड़ाई होती है तो कुछ दोस्त आपस में इत्तेहाद करके दूसरे दोस्तों को मारने जाते हैं, फिर वो आगे से आपस में इत्तेहाद करके वो इनके खिलाफ लड़ते हैं, फिर दो ग्रोह में बढ़ जाता है काम। एक ग्रोह लड़ने वाला होता है, दूसरा ग्रोह जिससे लड़ाई हो रही होती है। इसी तरह इसमें दो ग्रोह हैं, एक ग्रोह ये वाला और एक ग्रोह ये है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ इसे। इसका लिंक मुस्तफ़ा कमाल के साथ कैसे है आप सुनते जाएंगे, आपको डिटेल से समझ लग जाएगी हर चीज़ की। तो देखें इसके दो ग्रुप बन गए हैं। मैंने बकायदा तौर पे लाइन सेपरेट करके दोनों में बताया कि इसके दो ग्रुप बने। एक ग्रुप में ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, ग्रीक वगैरह थे। मैं बाकी ममालिक भी थे, लेकिन जो मेरे इस हीरो से मतल्लक थे मैंने सिर्फ उनको शामिल किया है। जो आपके लेसन के अंदर शामिल होंगे, जो आपको हीरो के अंदर बार बार पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इस हीरो के अंदर जो रिलेटेड थे मैंने सिर्फ उन्हीं ममालिक के नाम शामिल किए हैं। तो दो ग्रोह बटे, एक तरफ जो ग्रोह था ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, ग्रीक का था, दूसरी तरफ जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह के ममालिक शामिल थे। अब ये आपस में मिले हुए थे और ये आपस में मिले हुए थे। हुआ कुछ ऐसे कि ब्रिटिश वाले जो थे ये जंग जीत गए। अब ब्रिटिश वाले जंग जीते हैं, जीतने का मतलब ये है कि वो इनके खिलाफ उन्होंने जंग जीत ली और जर्मनी पे कब्ज़ा कर लिया, टर्की पे कब्ज़ा कर लिया, ऑस्ट्रिया पे कब्ज़ा कर, हंगरी पे कब्ज़ा कर लिया। मतलब जो जो ममालिक जो हैं, जिन ममालिक पे जंग जारी थी, अब जो जीत जाते हैं वो उन ममालिक पे कब्ज़ा करते हैं। अब ब्रिटिश वालों ने कब्ज़ा किया, फ्रांस वालों ने कब्ज़ा किया, तो फिर जो जो जिन जिन ममालिक ने इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ होता है, फिर बदले में उनको भी इनाम दिए जाते हैं। जिसमें देखें अगर ब्रिटिश वाले ये लीडर एज ए लीडर के तौर पे वर्क कर रहे थे, जब ब्रिटिश ने टर्की पे कब्ज़ा कर लिया तो ब्रिटिश ने तुर्की वालों के कुछ हिस्से जो थे फ्रांस को दे दिए, कुछ इटली को दे दिए, कुछ ग्रीक वालों को दे दिए। मतलब एज ए रिवार्ड के तौर पे, एज ए प्राइज़ के तौर पे कि आपने हमारा साथ दिया है, उन्होंने तुर्की को उन्होंने डिवाइड किया कि कुछ हिस्से आप रख लें, कुछ हिस्से आप रख लें, कुछ हिस्से आप रख लें। अब मैंने टर्की का क्यों किया, जर्मनी का क्यों नहीं किया, ऑस्ट्रिया क्यों नहीं, हंगरी का क्यों नहीं, क्योंकि हमने जो लेसन पढ़ना है, हमने जो हीरो पढ़ने जा रहे हैं वो अबाउट टर्की है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल द फादर ऑफ अटातुर्क माना जाता है, तुर्कों का बाप माना जाता है। मैं जस्ट आपको तुर्की से एग्जांपल दूंगा क्योंकि इस हीरो में सारा तुर्की के मतलब है। ब्रिटिश वालों ने जंग जीत ली और तुर्की पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, बाकी सारे ममालिक को आप एक साइड पे, क्योंकि मैं आपको जिस हीरो के मतलब पढ़ा रहा हूँ मैं उसी से रेलिवेंट दूंगा, उसी से रेलिवेंट, उसी से रिलेट करूँगा मैं। तुर्की पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब तुर्की पे कब्जा करने के बाद फ्रांस को भी नवाजा, इटली को भी नवाजा, ग्रीक को भी नवाजा, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। ठीक है, अब डेथ्स कितनी हुई एक तरफ आप देख लें, जो ये ग्रोह था कितनी अमवात हुई। वर्ल्ड वार वन, अभी टू की तो बात ही कोई नहीं है, टू में तो कितनी खून रेजी हुई, अब इसकी 3 गुना बढ़ जाती है तादाद। लेकिन वर्ल्ड वार वन के बारे में क्योंकि इस लेसन का हल्का फुल्का बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। अब डेथ जो थी, अब ये देख लें इन डेथ की तादाद, सिर्फ इनमें फोर्सेस की तादाद है, ये सिर्फ फोर्सेस की तादाद है 90 लाख के करीब लोग जो थे। इस तरफ फोर्सेस की तादाद जो है, इसके अलावा जो जंग में बच्चे, बूढ़े, औरतें वगैरह जो मारे गए वो अलग है, लेकिन जो फोर्सेस थी ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, ग्रीक वगैरह की जो फोर्सेस थी, अब वो 90 लाख के करीब जो फोर्सेस थी एक साइड से इस ग्रुप 1 से मरी, और 80 लाख के करीब जो थे, क्योंकि ग्रुप 2 में, ये ग्रुप 2 जो था इसमें ममालिक की तादाद कम थी, तो ये लगभग 80 लाख के करीब लोग जो मरे। अब दोनों को मिलाया जाए तो 1,70,00,000 आर्म फोर्सेस जो थी वो मारी गई इस जंग के अंदर। इतना नुकसान हुआ, जानी तौर पे इतना नुकसान हुआ। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ वो नुकसान है कि जो फोर्सेस का नुकसान हुआ, बाकी जो सिविलियंस कितने मारे गए, शहरी कितने उसमें बींट इन दोनों की आग की चढ़े, वो अलग बात है। लेकिन 1,70,00,000 के लगभग जो लोग थे वो मारे गए, लगभग फोर्सेस जो सिपाही थे वो इस जंग में मारे गए। और नतीजा आपको क्या बताया कि तुर्की जो था, क्योंकि इसने जर्मनी का साथ दिया था, जर्मनी शिकस्त खा गया तो तुर्की भी शिकस्त खा गया। अब तुर्की का अपनी जो सल्तनत थी वो तुर्की के अंदर, उस वक्त जब तुर्की ने शिकस्त खाई तब सल्तनत जो थी वो ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का नाम है, आपने नाम सुना होगा सल्तनत उस्मानिया।
अब तुर्की शिकस्त खाया तो सल्तनत उस्मानिया जो 1299 से लेकर 1922 तक जिसकी हुकूमत है, 1922 क्योंकि जंग के इख्तिताम के बाद 1922 में ये ओटोमन एम्पायर जो थी वो टूट गई थी, लेकिन जंग तो ख़त्म हो गई थी 1918 में। 1918 में जंग के इख्तिताम पे फिर ये सल्तनत क्यों नहीं ख़त्म हुई, फिर तुर्की क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि जब ब्रिटिश वालों ने ये जंग जीती तो उन्होंने तुर्की वालों को एक ऑप्शन दिया। अब तुर्की के अंदर जो थे, जो ओटोमन एम्पायर थी, तुर्की के अंदर जो थे, ये महमद एक नाम था, मैं डिटेल में सारी आपको साथ साथ बताऊंगा। अब महमद नाम का उनका किंग था, महमद नाम का उनका किंग था। अब ये तुर्की के अंदर हुकूमत कर रहा था। अब देखें जो सल्तनत उस्मानिया का जो टाइम पीरियड आप इतना देख ले, 1299 से लेकर 1922 तक उनकी गवर्नमेंट चलती रही है। वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम के बाद भी इनकी गवर्नमेंट चलती रही। अब ब्रिटिश वालों ने कब्जा कर लिया तुर्की के अंदर, तो ब्रिटिश वालों ने इस महमद को यह ऑप्शन दिया, ठीक है गवर्नमेंट आपकी, बंदे आपके, लेकिन कानून हमारा चलेगा, मर्जी हमारी चलेगी। मतलब एज ए डमी के तौर पे उन्होंने इसे तुर्की के अंदर रखा, एज ए डमी के तौर पे उन्होंने इसे तुर्की के अंदर सल्तनत दे दी कि आप रूल करें, लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक होगा सारा कुछ। एज ए डमी के तौर पे ये वहाँ पे वर्क करना शुरू कर दिया इसने। अब इसने भी कहा कि चलो जी किंग तो मैं वैसे भी रहूँगा, मर्जी इनकी चलनी है तो क्या हुआ, लेकिन किंग तो मैं हूँ। तो इसकी जो सल्तनत थी 1922 तक ये सल्तनत चली, जो कि ब्रिटिश वालों के अंडर रह के चली, ठीक है। अब ये सल्तनत ओटोमन एम्पायर, ये देख लिया आप दौरानिया 1299 से लेकर 1922 तक का जो दौरानिया था, ये मिडल ईस्ट, इजिप्ट से सायरिया, सायरिया शाम को कहते हैं, इजिप्ट मिस्र को कहते हैं, मिस्र से लेकर सायरिया शाम तक जितने ममालिक थे वो सारे के सारे सल्तनत उस्मानिया के अंदर आते थे। 1299 से लेकर 1922 तक इनकी गवर्नमेंट चलती है। रफ्ता रफ्ता आपको बताऊंगा, इस वर्ल्ड वार के बाद 1918 को एज ए डमी के तौर पे तुर्की की सल्तनत कायम रही। डमी आपको बताया कि ब्रिटिश वालों का ही रूल है, 1918 तक उनका अपना रूल था, लेकिन 1918 के बाद क्योंकि ब्रिटिश वालों ने जंग जीत ली तो उन्होंने ये रूल जो है महमद को दिया, लेकिन एज ए डमी के तौर पे कि हुकूमत हमारी चलेगी, मर्जी हमारी चलेगी। अब 1918 से सल्तनत उस्मानिया कायम है, अभी ख़त्म नहीं हुई अभी, ठीक है। और कहाँ तक कायम रही, इसकी कितनी दूर तक इसकी शाखें थी वो मैंने आपको बताया। मिस्र से लेकर जो शाम था मुल्क, उसके दरमियान जितने ममालिक आते थे वो सारे ओटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। तब क्या हुआ, अलाइड फोर्सेस का वर्ड बहुत यूज़ होगा। अलाइड फोर्सेस इत्तेहादी फोर्सेस, जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी जो कुव्वतें हैं, कैसे कि जिन्होंने इत्तेहाद करके लड़े थे। देखिए ये अलाइड फोर्सेस हैं, ये इत्तेहाद करके लड़े थे, ये अलाइड फोर्सेस हैं। अलाइड कहते हैं इत्तेहाद को, मिल के काम करने को। अब क्योंकि ये तो हार गए तो ये तो क्रॉस हो गए, अब ये इत्तेहादी फोर्सेस इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था, तो बदले में जिन ममालिक को शिकस्त हुई वो ममालिक इनको अब बांटने हैं। अब ब्रिटिश, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा ये लेसन सारा तुर्की के मतलब है, तो मैं जस्ट आपको तुर्की की बात करूँगा। ब्रिटिश वालों ने तुर्की पे कब्जा कर लिया, महमद वहाँ पे एज ए डमी के तौर पे काम करता रहा। क्यों, आपको बताया कि सल्तनत उस्मानिया का वो बादशाह था, छेड़ा नहीं है, मर्जी हमारी चलेगी, बस एज ए डमी के तौर पे आप अपनी सीट पे विराजमान रहे। अब ब्रिटिश वालों ने फ्रांस को भी नवाजा, इटली को भी नवाजा, ग्रीक को भी नवाजा, तुर्की के कुछ हिस्से उन्होंने फ्रांस के अंडर कर दिए। अब फ्रांस की फोर्सेस है, इटली की फोर्सेस है, ग्रीक की फोर्सेस भी तुर्की के अंदर शामिल है। तुर्की की जो अपनी फोर्सेस थी ओटोमन एम्पायर, क्योंकि वो शिकस्त खा चुकी थी, अब वो भी ब्रिटिश के अंदर काम करना शुरू कर दिए। लेकिन तुर्की की जो फौज थी, इसके अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सिपाही ऐसे थे जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी, गो के वो ओटोमन एम्पायर से अलग हो चुके थे। जो सल्तनत उस्मानिया की जो फौज थी उनसे अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब अलाइड फोर्सेस ने क्या किया, जो ये अलाइड फोर्सेस, आप याद रखना अलाइड फोर्सेस से मुराद जो ये फोर्सेस है मेरी, ये शिकस्त खा चुकी, इनको ख़त्म हो गया है। अब ये फोर्सेस है अलाइड फोर्सेस, जब भी मैं नाम रिपीट करूँ लेसन के अंदर ऐसे आपको बता दूँ तो अलाइड हमें पता चला, ये फोर्सेस वो फोर्सेस जिन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था, जो इत्तेहाद करके लड़ी, जो इत्तेफाक करके लड़ी थी। अच्छा, अलाइड फोर्सेस ने आपको बताया तुर्की पे कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया, कैसे कब्जा, वर्ल्ड वार के बाद तुर्की पे कब्जा हो गया अलाइड फोर्सेस, क्योंकि ये सारों ने मिल के किया था, इसलिए मिल के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई तुर्की के अंदर।
अब महमद एज ए किंग के तौर पे कायम रहा, इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। किंग एज ए किंग के तौर पे कायम रहा, एज ए डमी के तौर पे कायम रहा। अब मुस्तफ़ा कमाल जो था ये महमद की जो फ़ौज थी, सल्तनत उस्मानिया फ़ौज थी, उसका एक कमांडर इन चीफ था, उसका एक कमांडर था, उसकी आर्मी का एक कमांडर था। जो सल्तनत उस्मानिया की जो फ़ौज थी उसका एक कमांडर था मुस्तफ़ा कमाल। उम्मीद है यहाँ तक आप मेरे साथ चलते आ रहे हैं, जितनी जितनी बातें आपको मैंने समझाई हैं आप साथ साथ इन्हें ज़हन नशीन करते आ रहे हैं। नहीं तो आप मेरे लेक्चर को आप दोबारा से बार बार सुनते जाएं। आप मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान से आसान हो सकता है मैं आपको उतने आसान से स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब महमद एक डमी गवर्नमेंट जो थी, जो कि असल में ब्रिटिश वालों की थी। अब महमद जो सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज थी, अब ये उसका किंग भी है, लेकिन बेसिकली ये फ़ौज अब ब्रिटिश के अंदर चली गई। मुस्तफ़ा कमाल इसी उस्मानिया फ़ौज का ये सिपा सालार भी था। अब क्या हुआ, आपको जैसे मैंने बताया तुर्की के अंदर फिर भी अभी तक कुछ उस्मानिया फ़ौज के जो कुछ सिपाही हैं उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हार मानने से इनकार किया, छुप छुपा के जैसे भी हमला करके उन्होंने जो अलाइड फोर्सेस थी, ये जो फोर्सेस है जो तुर्की के अंदर मौजूद है, उन्होंने इन पे हमले करने शुरू कर दिए, इनको मारना शुरू कर दिया। पहले तो छोटे मोटे झड़पें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इनका जो रोब दबदबा था, जो रेबल थे तुर्की के अंदर, जो उस्मानिया फ़ौज के जो अनडिफीटेड आर्मी मैन थे, जिन्होंने अभी शिकस्त कबूल नहीं की थी, इन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब रोज़ रोज़ हालात बढ़ते जा रहे थे। रोज़ रोज़ ये सुनने को आ रहा था कि आज फ़लाँ जगह पे अलाइड फोर्सेस पे अटैक हुआ और फ़लाँ जगह पे अलाइड फोर्सेस के इतने अरकान मारे गए हैं। अब जब तुर्की के अंदर ये हालात कशीदगी इख्तियार करते गए, तब क्या किया, महमद को आर्डर मिला ब्रिटिश की तरफ से कि कोई ऐसा सोल्जर भेजो कि जो इन रेबल को जाके मारे, उन रेबल को पुट डाउन करे, उन रेबल को जाके मार दे। अब जाके मारने के बाद ये लड़ाइयाँ सारी ख़त्म कर दे। तब मुस्तफ़ा कमाल का नाम एज ए कमांडर के तौर पे अप्रूव हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल जाएगा और क्या करेगा, वो इन रेबल को जाके, जो तुर्की के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के नाम आते हैं, आप याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी डिटेल आपको इस लेसन के अंदर मिलेगी। अगर आप इनको अच्छा सुनोगे, आपको दोबारा से जितनी बातें मैं बताऊँगा आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एनाटोलिया पहले नंबर पे आप याद रख लें, ठीक है। इसके अलावा इस्तंबुल है। आप दूसरे नंबर पे जो तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों के जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, मैं आपको उसके बारे में, तो इस्तंबुल ये तुर्की का दारुल हुकूमत भी है। और इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो अनकरा है, अनकरा। ये तीन आप नाम याद रखें काइंडली। मैं इन तीनों नामों का आपको बता रहा हूँ, इन तीनों नामों का आपने याद रखना है। ये नाम लेसन में बार बार रिपीट होंगे। अब जहाँ पे झड़पें हो रही थी, जहाँ पे रेबल्स जो थे, मैं इंक चेंज करूँ ताकि आपको समझाने के लिए थी। अब जो रेबल्स जो थे, जो बागी थे, जो तुर्की के अंदर जगह जगह पे झड़पें कर रहे थे, वो एनाटोलिया के अंदर थे। जो महमद था, जो एज ए डम्मी के तौर पे, एज ए पपेट शो गवर्नमेंट के तौर पे बैठा हुआ था, जो बेसिकली ब्रिटिश के अंडर काम कर रहा था, वो इस्तंबुल में था, ठीक है। अब मुस्तफ़ा कमाल जो था एनाटोलिया की तरफ भेजा गया, जाओ क्या करो, जाके जो रेबल हैं, जो वहाँ पे बागी हैं, जो शिकस्त कबूल नहीं कर रहे, जो झड़पें कर रहे, जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जाके उन एनाटोलिया में जाके उन सारे रेबल्स को मार दो। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से रवाना होता है। अब जब तक ये वहाँ तक पहुँचता है, इसे एहसास हो जाता है कि ये लोग जो थे एनाटोलिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के झड़पें कर रहे थे, क्योंकि ये पहले इनका कमांडर ही था, अब अपनी फ़ौज को ये कैसे मार सकता है। और दूसरा, वो खुद राय हक पे थे, वो खुद जो थे वो इस बात पे थे कि हम किसी के अंडर नहीं रह सकते, हम किसी की हुकूमत अपने सर पे सवार नहीं कर सकते। हमारा बादशाह महमद है, हम महमद की गवर्नमेंट को मानते हैं, हम ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, ग्रीक की गवर्नमेंट को नहीं मानते। मुस्तफ़ा कमाल ने बजाय उनको मारने के, मुस्तफ़ा कमाल इन्हीं के साथ हो गया। रास्ते में ब्रिटिश वालों को शक भी हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल उनके साथ मिल जाएगा। उन्होंने इसकी कश्ती को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मुस्तफ़ा कमाल उनके पास पहुंच चुका था। अब रही बात तीसरी सिटी पे आती है। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया, जाके रेबल्स को मारने के बजाय उनके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। उनके साथ उसने कोऑपरेशन शुरू कर दिया, उस रेबिलियन के साथ
जितने रेबल्स थे उनके साथ उसने कोऑपरेट शुरू कर दिया। अब मुस्तफ़ा कमाल एज ए न्यू लीडर, उन सारे रेबल्स ने मुस्तफ़ा कमाल को एक नए लीडर के तौर पे उन्होंने मान लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ पे जाके एनाटोलिया में जाके उसने कुछ एक्टिविटीज़ की। कौन सी एक्टिविटीज़ की वो लेसन के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसने अपनी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई, अपनी हुकूमत बनाई, आर्जी सी हुकूमत बनाई, और वो हुकूमत अनकरा में, इसने कहा कि वो हमारी हुकूमत अनकरा में आएगी। अनकरा में हमने आर्जी हुकूमत, अब एक हुकूमत इस्तांबुल में महमद चला रहा था ब्रिटिश के अंदर। मुस्तफ़ा कमाल ने उस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? आपको वजह पता है कि वो बेसिकली हुकूमत ब्रिटिश के अंदर चल रही थी। अब एक आज़ाद गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, रेबल्स के साथ मिल के मुस्तफ़ा कमाल ने एक आज़ाद गवर्नमेंट बनाई। और जब मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ की, इसने अपनी फ़ौज बनाई, इसने एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सेटअप की, इसने लोगों को जंग के लिए उकसाया, इसने लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया, इसने मुहब्बे वतन इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ खुद जाके जलसे जुलूस करता, नुमाइंदे मुकर्रर करता और लोगों में मुहब्बे वतन को इकट्ठा करके लोगों में आज़ादी की रूह फूंकता। मुख्तलिफ़ तरह की जद्दोजहद करने के नतीजे में जो इसके अलाइड फोर्सेस के जितने भी मेंबर्स, जितने भी सिपाही थे, अब वो इस बात से चिढ़ गए। अब उन्होंने क्या किया? मुस्तफ़ा कमाल के साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी। मैं इन शार्ट करके बता रहा हूँ आपको, ये सारी डिटेल आपको लेसन के अंदर मैं डिटेल से बताऊँगा, ये सारा कुछ ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा। मुस्तफ़ा कमाल और अलाइड फोर्सेस के दरमियान जंग छिड़ जाती है, और इन शार्ट ये डिटेल से तो ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल वो जंग जीत जाता है और न्यू लीडर के तौर पे तुर्की के अंदर, क्योंकि तुर्की के इसलिए इसने तुर्की के लिए बेबहा खिदमात सर अंजाम दी, तुर्की के लोगों में इसने रूह फूंकी, क्या क्या काम किए वो सारा डिटेल के साथ आप एज ए हीरो के तौर पे आप उसे रीड करोगे। इसी वजह से तुर्की वाले जो हैं वो इसे अपने अतातुर्क के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ अतातुर्क है, तुर्कों का बाप माना जाता है। जिस तरह कायद आज़म जो है बानिया पाकिस्तान माने जाते हैं, अब जो मुस्तफ़ा कमाल जो है ये बानिया तुर्की माना जाता है। ठीक है, अब तुर्की की सल्तनत 1922 में क्यों ख़त्म हुई? जो सल्तनत उस्मानिया है, यहाँ पे आप देखें जंग तो 1918 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो सल्तनत उस्मानिया थी 1922 में क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि 1922 तक ब्रिटिश वाले जो अलाइड फोर्सेस थी ये तुर्की के अंदर कब्जा करके रखा। अब 1922 में जब मुस्तफ़ा कमाल ने अलाइड फोर्सेस से जंग जीती 1922 में, इसने इस गवर्नमेंट का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया। इसका मतलब ये है सल्तनत उस्मानिया को तहस नहस करने वाला, सल्तनत उस्मानिया को जड़ से ख़त्म करने वाला, इस नक्शा से हटाने वाला, इस दुनिया से इसकी जितनी भी जो पीछे जितना पीरियड था इस पीरियड को ख़त्म करने वाला मुस्तफ़ा कमाल था। एज ए न्यू लीडर के तौर पे इसने तुर्की को एक नया रास्ता दिखाया, एक नई आज़ादी की रूह दी, एक नए कमांडर के तौर पे, एक नए लीडर के तौर पे तुर्कों का बाप बना और इसने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जितना टाइम पीरियड है उसने मुख्तलिफ़ तरह की रिफॉर्म्स की, उसने मुख्तलिफ़ तरह की इस्लाहात की, मुख्तलिफ़ तरह की चेंजेस लाई तुर्की के अंदर। कौन कौन सी चेंजेस लाई, उसने क्या क्या स्टेप किए, और लास्ट में जितना कुछ भी आप इसके बारे में डिटेल से जितना कुछ हो सकेगा मैं आपको डिटेल में बताता जाऊँगा। उम्मीद है कि जितनी मैंने आपको इसके बारे में बातें बताई हैं आपके लिए बातें काफ़ी नॉलेजेबल होंगी, और जितना मैंने कोशिश करके जितना आसान से आसान हो सकता था मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेप्स को समझाया। ठीक है, अगर आप इन सारे स्टेप्स को समझ गए हैं मुस्तफ़ा कमाल के बारे में, आप 100% काफ़ी हद तक आप बग़ैर ट्रांसलेट किए आप इसकी काफ़ी बातों को समझ चुके हैं। बाकी आपके वर्ड डिक्टेशन जो है, बाकी आपकी जो नॉलेज है, बाकी इस सब की डिटेल जो है मैं आपको थ्रू ट्रांसलेशन मैं कितना काम किया मैं अपनी बुक की पेजेस से मैं आपको बाकी लेसन आपने देखे हैं, मैं अपनी बुक के पेजेस से आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके, मैं उसके स्क्रीन पिक्चर लेके मैं आपको उसी पे रीड करवाता हूँ। उसको पेज को देख के आपको पता चलेगा मैं इस पेज पे कितना वर्क किया है, मुस्तफ़ा कमाल पे कितना मैंने काम किया। उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने आपको मुस्तफ़ा कमाल का इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने इस इंट्रोडक्शन को समझ लिया, अगर आपको इन सारी बातों को पता चल गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसलेशन में समझने में भी काफ़ी आसानी होगी।
तो चलिए चलते हैं, इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलता हूँ। देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इस पेज पे कितना काम किया है। अगर आप इस पेज से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो खुदारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस पेज से पढ़ने की कोशिश ना करें। आपने ट्रांसलेशन सुननी है, आप मेरी वॉइस को कॉपी करें, आप मेरी वॉइस को सुने, आप अपनी बुक ओपन करें, अपनी बुक से जो वर्ड आपको मैं डिक्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा, जो वर्ड आपको मैं इजी करके बताऊंगा, आप अपनी बुक पे नोट करें। ये सारी डिटेल मैंने अपने नॉलेज के लिए अपनी तरफ से जितनी मैंने सर्च किया वो मैंने बुक पे लिखता हूँ, ताकि पढ़ाते टाइम बच्चों को मैं ये सारी बातों से बावर करवा सकूँ। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। जो कुछ मैंने आपके स्केच बनाया उसमें डिटेल से सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। अभी सिर्फ मैंने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है, तो आप अपनी इस बुक से ना देखें, आप इस पेज को ना देखें, बल्कि अपनी बुक ओपन करें, अपनी बुक से लेक्चर लगा के आप सामने सुन सकते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप आप मेरी लाइन जो जो पढ़ता जाऊँगा आप इस लाइन को अपनी बुक से कॉपी करें। जो वर्ड बताता जाऊँगा आपको जो लगे ये वर्ड मुझे नहीं आता, ये नया वर्ड है मेरे लिए, आप उसका मीनिंग ऊपर नोट डाउन करते जाएँ। ठीक है, ट्रांसलेशन में आसान है, मैं डिटेल के साथ आपको सब कुछ जितना कुछ पीछे बता चुका हूँ वो सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे वही कुछ दोबारा रिपीट करूँगा, लेकिन डिटेल के साथ बताऊँगा, सारा कुछ वही है। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। द वार वाज ओवर, द वार वाज ओवर। अब मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊँगा दोबारा कुछ, क्योंकि मैं सारा कुछ पहले बता चुका हूँ। जंग खत्म हो गई थी। थ्रू आउट द इंटायर, इंटायर कहते हैं कंप्लीट को। काइंडली जो वर्ड आपके लिए नया होता है आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। थ्रू आउट द इंटायर, इंटायर कंप्लीट, नियर एंड मिडल ईस्ट, नियर पास भी, मिडल दरमियान में, ईस्ट मशरक, मशरक के आस पास दरमियान तक, हर तरफ जो थी। अब आर्मी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जमहूरियत को कहते हैं। इसके अपोजिट, इसके जो अगेंस्ट होता है, इसका जो उलट होता है वो डिक्टेटरशिप होता है। इस पहले बता रहा हूँ, फिर आगे रिपीट होंगे, मैं आपको दोबारा से रिपीट नहीं करवाऊंगा। डेमोक्रेसी का बच्चों को मतलब पता है, डेमोक्रेसी कहते हैं जिसमें आवाम की मर्जी से गवर्नमेंट आती है, आवाम वोटिंग करती है। जैसे आप वोट डालते हैं, वोट डाल के आप अपने लीडर को चुनते हैं, ये डेमोक्रेसी हो गया। लेकिन जब आवाम की कोई मर्जी शामिल नहीं होती, आमराना निज़ाम जो होता है, सऊदी अरब का निज़ाम देख लें, जो बादशाह सिस्टम होता है, जो बादशाह मरा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, नस्ल दर नस्ल जो हुकूमत चलती रहती है वो डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप में आवाम की मर्जी नहीं होती, कोई वोटिंग नहीं होती। आमर जो होता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो किसी को भी सिलेक्ट करके चला जाएगा, फिर वो सारी हुकूमत, चाहे आवाम की मर्जी है उसमें या नहीं है, लेकिन उसने आप पे हुकूमत करनी है, ये डिक्टेटरशिप होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो आवाम की गवर्नमेंट होती है, जो आवाम की मर्जी से आती है, आवाम की वोटिंग से आती है, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। आपको पता है ईस्ट के नियर और मिडल तक मुकम्मल तौर पे दो आर्मीज ऑफ डेमोक्रेसी, जो जमहूरी आवाम थी, जो जमहूरी अफवाज थी, हैड बीन हेल्ड, हेल्ड कहते हैं वेलकम, वेलकम को उसने खुश आमदीद कहा गया, जमहूरी अफवाज को खुश आमदीद कहा गया। क्योंकि आपको पता है अब 5 साल तक वर्ल्ड वार जारी रही, 5 साल तक, 5 साल बड़ा लंबा अरसा होता है जंग के लिए, और जंग में हर एक चीज़ जो है वो मफलूज होकर रह जाती है, खाना पीना, उठना बैठना जाना, हर जगह पे ये सब कुछ मफलूज होकर रुक सा रह जाता है। और 5 साल के बाद जब जंग ख़त्म होती है तो ये आर्मी जो थी, डेमोक्रेसी जमहूरी जो आवाम की जो आर्मी थी, हैड बीन हेल्ड, हैड बीन वेलकम्ड, उन्हें वेलकम किया गया। नॉट सो मच एज कनकरर्स, कनकरर्स कहते हैं विनर्स को, उन्हें विनर्स के तौर पे, जीतने वाले के तौर पे उन्हें वेलकम नहीं किया गया, बट एज डिलीवरर्स, डिलीवरर्स जो रिलीवर है, रिलीफ दिया था उन्होंने, उन्होंने जान बचाई थी, उन्होंने सुकून दिया था उन्हें। क्यों कि लगातार वो जंग लड़ते आ रहे थे, तब उन्होंने शुक्र किया कि चलो कोई तो जंग जीता है, और ये उन्होंने एज ए रिलीवर के तौर पे उन्हें वेलकम किया, उन्हें विनर के तौर पे नहीं वेलकम किया। द टर्क्स देमसेल्व्स वर ओनली टू ग्लैड, टर्क्स जो तुर्की वाले थे, और ये लेसन सारा आप तुर्की के बारे में पढ़ोगे, इसलिए आप तुर्कियों के बारे में आप ज़्यादा डिटेल के साथ जानोगे। द टर्क्स जो तुर्की की कौम थी उसको कहते हैं द टर्क्स देमसेल्व्स, तुर्की वाले खुद भी, वर ओनली टू ग्लैड, टू ग्लैड बहुत ज़्यादा खुश थे,
टू बी एबल कि वो इस काबिल थे टू ले डाउन आर्म्स। ले डाउन कहते हैं गिव अप, ले डाउन कहते हैं सरेंडर कर देना, हार मान जाना। तो उन्होंने ले डाउन, पुट डाउन रख दिए थे आर्म्स जो वेपन्स थे, WEAPONS, उन्होंने अपने वेपन्स को रख दिया था आफ्टर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस फाइटिंग सिंस 1911। कि तुर्की वाले 1911 जंग जो थी वो 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1914 में आलमी जंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन तुर्की वाले जो थे वो 1911 में ऑलरेडी पहले से ही जंग लड़ रहे थे। 1911 में इनकी वार पहले से ही चलती आ रही थी। अब तुर्की की और इटली की जो जंग थी वो 1911 से स्टार्ट थी। ये 2-3 साल तुर्की इटली के साथ लड़ता रहा, फिर साथ ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। अब वर्ल्ड वार में ये जंग जाके 1922 तक ये जंग जारी रही और 1911 तक सिंस 1911 से ये लगातार जंग लड़ते आ रहे थे। इसलिए वो भी ग्लैड थे, वो भी हैप्पी थे कि उन्होंने शुक्र है कि हमने 10 साल के बाद जाके कई हथियार रख दिए हैं। अ गवर्नमेंट फॉर्म, एक गवर्नमेंट, एक हुकूमत फॉर्म्ड, तश्कील पाई, बनी फ्राम द ओल्ड लिबरल्स। लिबरल्स कहते हैं कि जो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जो आप ऐसे कह लें जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं। अब एक गवर्नमेंट बनी ओपन माइंडेड पीपल पे, वाज इन पावर इन इस्तंबुल। इस्तंबुल आपको पता है जो दारुल हुकूमत है तुर्की का, जिसमें महमद की गवर्नमेंट थी। अब महमद की गवर्नमेंट इस्तंबुल में जो लिबरल्स थे, आज़ाद ख्याल लोगों पे मुश्तमिल हुकूमत बनी। इट्स मेंबर्स एंड द बादशाह किंग जो था, इट्स मेंबर्स, बादशाह और उसके जो वजीर थे, बादशाह और उसके जो अफराद थे, हिमसेल्फ अलाइक, दोनों अलाइक टुगेदर, बादशाह भी और उसके मेंबर्स भी, वो दोनों हिमसेल्फ अलाइक ईगर कहते हैं कीन को, कीन बेजार जो होता है, जो मुश्ताक होता है, जो किसी चीज़ की जुस्तजू रखता है। अब बादशाह भी और उसके मेंबर्स भी वो बेताब थे किस बात के लिए? टू कोऑपरेट विद द अलाइज के साथ, जो अलाइड फोर्सेस थी उनके साथ वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। क्यों तैयार थे? आपको बताया जो डमी गवर्नमेंट के तौर पे उन्होंने उन्हें ऑप्शन दिया, अगर आप हुकूमत करना चाहे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन रूल सारे हमारे चलेंगे। इस तरह की गवर्नमेंट में आपको पहले लेसन में डिटेल से बताया। अब ये बादशाह भी और उसके जो मेंबर्स थे वो उनके साथ अलाइड फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनके साथ मिल के काम करने के लिए वो तैयार थे। दियर कंसेप्शन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट। अब दियर कंसेप्शन कंसेप्ट से है, कंसेप्ट कहते हैं आइडिया को, ओपिनियन को। अब उनका जो आइडिया था, उनकी जो ओपिनियन थी, बेस्ट, सबसे बेस्ट ओपिनियन, इंटरेस्ट, दिलचस्पी, हमारी सबसे बेस्ट ओपिनियन, बेस्ट इंटरेस्ट यही है ऑफ द नेशन, कौम का, कि कौम का जो सबसे बेहतरीन हाल यही है, कौम का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है, वाज डैट ऑफ लॉयल्टी, हम लॉयल रहेंगे। लॉयल कहते हैं वफादार को, लॉयल कहते हैं मुखलस होना, सिंसियर होना किसी के साथ। तो जो बादशाह और उसके जो मेंबर्स अब ये कोलैबोरेट करने के लिए अलाइड फोर्सेस के लिए तैयार थे, अलाइड फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करने के लिए। अब उनका जो कंसेप्शन था, इन अफराद का जो आइडिया था, जो नज़रिया था, वो यही था कि कौम का बेस्ट इंटरेस्ट, कौम के लिए सबसे बेहतर यही है कि क्या किया है, लॉयल्टी विद द लॉयल्टीज टू द आर्मिस्टिस, लॉयल्टी हम वफादारी निभाएं। आर्मिस्टिस कहते हैं जंग बंदी को, आर्मिस्टिस कहते हैं एग्रीमेंट को, AGREEMENT, एग्रीमेंट। ट्रीटी होता है TREATY, माहदा, जिसमें जंग बंदी का माहदा होता है। अब बादशाह ने और उसके मेंबर्स ने जंग बंदी का माहदा कर दिया, जंग बंद कर दी उन्होंने, इस नेशन के इंटरेस्ट के लिए, इस नेशन के सोल्यूशन के तौर पे उन्होंने जंग बंद कर दी। क्या जंग बंद कर दी? कि हम एंड कोऑपरेट विद द ऑक्युपाइंग फोर्सेस। इस बात पे मादा हुआ कि हम कोऑपरेट करेंगे विद द ऑक्युपाइंग फोर्सेस। ऑक्युपाइंग जो विनर फोर्सेस है, आपको पता है विनर फोर्सेस के साथ हमने कोऑपरेट करना है, जिस तरह वो कहेंगे हमने वैसे करना है। अगर उन्होंने इन्हें ऑप्शन दिया, अगर आप चाहते हैं कि जंग बंद कर दी जाए तो जो कुछ हम कहेंगे आपने वैसा करना है। तो उन्होंने कौम की खातिर, कौम के लिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया।
कोऑपरेट करेंगे विद द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ऑफ द कनकरर्स, कनकरर्स जो विनर्स हैं। अब विनर्स की जो बातें हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। अब उन्होंने नेशन के इंटरेस्ट के, नेशन के सोल्यूशन के तौर पे, नेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, नेशन की बेहतरी के लिए उन्होंने ये बात उनके साथ साइन कर ली। और मिस्टिस आपको बताया एग्रीमेंट को कहते हैं। एट इस्तंबुल, इस्तंबुल में जो तुर्की का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, इस्तंबुल में द ओल्ड ब्रिटिश एम्बेसी, जो बरतानिया की पुरानी एम्बेसी थी, वाज नाउ द ब्रिटिश हाई कमीशन, अब वो बरतानिया का सफारत खाना बन चुका था। सपोर्टेड बाय मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट, सपोर्टेड, उसको सपोर्ट थी, जो ब्रिटिश हाई कमीशन था उसको सपोर्ट थी। अब उसको सपोर्ट थी एट मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट, मिलिट्री फोर्सेस की उसको सपोर्ट हासिल थी, ज़मीनी फौज थी, एंड नेवल डिटैचमेंट, नेवल जो नेवी की फ़ौज थी, मिलिट्री आपको पता है ज़मीन की, और नेवी जो है वो समंदर की जो फ़ौज है। नेवी डिटैचमेंट, मिलिट्री ज़मीनी फ़ौज भी और नेवल नेवी की फ़ौज भी, डिटैचमेंट अटैच थी उनके साथ, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ, मिलिट्री और नेवी दोनों अटैच थी उनके साथ। अलाइड ऑफिसर्स वर सुपरवाइजिंग, अब की बार महमद नहीं, अब की बार सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज नहीं, बल्कि अलाइड फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस जो इत्तेहादी फोर्सेस थी, वह सुपरवाइजिंग, वो सुपरवाइज कर रही थी, वो मैनेज कर रही थी। सुपरवाइजिंग, मैनेजिंग, अब जो वर्ड आपको बताते जाऊँगा आप उसको साथ रिपीट करते जाएंगे, आप उसको साथ लिखते जाएंगे। अब की बार अलाइड फोर्सेस वर सुपरवाइजिंग, अलाइड फोर्स सुपरवाइज कर रहे हैं, अलाइड फोर्स गाइड कर रहे हैं, अलाइड फोर्स मैनेज कर रहे हैं। द पुलिस, पुलिस को, एंड द पोर्ट्स, पोर्ट्स जो बंदरगाहें होती हैं, जो हार्बर होते हैं, HARBOUR, हार्बर जो बंदरगाह होते हैं। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे समंदर का वो इलाका, वो जगह, जैसे देखें आप बस स्टॉप होता है, स्टॉप पे बस आके रुकती है, ऐसे जहाँ पे बहरी जहाज रुकते हैं वो बंदरगाह होती है। अब बंदरगाह में और पुलिस वालों को अब की बार अलाइड फोर्सेस वो कमांड कर रही थी, अलाइड फोर्सेस गाइड कर रही थी। एंड द नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की नॉर्मल मशीनरी थी वाज प्रैक्टिकली सुपरसीडेड, सुपरसीडेड, सुपरसीड कहते हैं अल्टरनेट कर देना, चेंज कर देना। अब जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो चेंज कर दी गई थी, वो बदल दी गई थी बाय ऑर्डर्स एंड सजेशन फ्रॉम द अलाइज, अलाइज की तरफ से अब ऑर्डर हो चुके थे, अलाइज की तरफ से सजेशन दी जा रही थी। अलाइज ने यही उन्होंने मायदा साइन किया था कि सारा कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, और अब उन्हीं की मर्जी के मुताबिक सारा कुछ हो रहा था। अब उम्मीद है कि जितना भी आपको मैं बताता चलूँगा, आप इन सारी बातों को अपने अपने माइंड में रखते जा रहे हैं। ऐसे आप वही कुछ है, कोई चीज़ नहीं है, जो कुछ आपको मैं डिटेल से पीछे बता चुका हूँ वही कुछ सारी बातें यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं। तो एट दिस, इस टाइम, फार अवे इन ईस्टर्न एनाटोलिया, एनाटोलिया के बारे में भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये सिटी नेम है तुर्की के। और ईस्टर्न एनाटोलिया, एनाटोलिया के ईस्ट साइड पे फार अवे, दूर दराज, वन क्याज़म कराबीकर, एक शख्स था जिसका नाम क्याज़म कराबीकर था, विद सम अनडिफीटेड रेमनेंट्स, रेमनेंट्स कहते हैं जो रिमेनर्स हैं, अनडिफीटेड कहते हैं, डिफीट कहते हैं शिकस्त को, अनडिफीट कहते हैं नाकाबिले शिकस्त, जिसने शिकस्त ना मानी हो। अब क्याज़म कराबीकर एनाटोलिया के अंदर कुछ इसके पास बचे कुचे नाकाबिले शिकस्त सिपाही थे, जिन्होंने अभी शिकस्त नहीं मानी थी ऑफ द ओटोमन आर्मी, सल्तनत उस्मानिया की आर्मी के कुछ बचे कुचे सिपाही थे उसके पास। बिगैन टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं हर्डल को, ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं स्टॉप को, उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। द अलाइड कंट्रोल ऑफिसर्स, अलाइड के कंट्रोल ऑफिसर्स को उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। रिफ्यूजिंग, इनकार कर दिया। टू डिसबैंड, डिसबैंड डिस्पर्स को कहते हैं, मुंतशिर होने को कहते हैं। स्प्रेड, फैलने, उन्होंने हार मानने से इनकार, उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया। वीक बाय वीक, हफ्ता दर हफ्ता, हर हफ्ते के बाद लिटल इनकाउंटर्स, इनकाउंटर्स फाइट्स, छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो थी इंक्रीज्ड, वो बढ़ना शुरू होगी। इट वाज अपेरेंट, इट वाज क्लियर, तब ये वाजे था, दैट द टर्क्स वर स्टेडीली ग्रोइंग बोल्डर, स्टेडीली कंटिन्यूसली, लगातार, स्लोली ग्रोइंग बोल्डर, बोल्डर ब्रेव। अब ये ज़ाहिर होता जा रहा था कि तुर्की वाले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेव होते जा रहे हैं, वो बहादुर होते जा रहे थे।
इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ एनाटोलिया, हत्ता के एनाटोलिया की गलियों के अंदर दियर बियरिंग चेंज्ड, बियर बिहेवियर चेंज्ड, बदल गए। एनाटोलिया की गलियों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता आर्मी वालों ने उनके लोगों के रवैये जो थे वो चेंज कर दिए। दिस काज्ड कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्स्टरनेशन, ये 2-3 वर्ड आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लें। कॉन्स्टरनेशन अलार्म, ALARM, अलार्म। कॉन्स्टरनेशन फियर, खौफ को कहते हैं। कॉन्स्टरनेशन कन्फ्यूजन को कहते हैं। अब इसने बेताबी पैदा कर दी, इसने ख़तरा पैदा कर दिया, नॉट ओनली अमंग द एलाइज, ना सिर्फ एलाइज के अंदर, ना सिर्फ इत्तेहादी फौजियों में उसने ख़तरा पैदा किया, बट इन इस्तंबुल इटसेल्फ, लेकिन इसके साथ साथ इस्तंबुल में भी ख़तरा पैदा हो गया कि अभी इन रेबल्स को कुचला ना गया, अभी इन रेबल्स को मारा ना गया तो ये रेबल्स ऐसा ऐसा पूरी तुर्की में फैल जाएंगे। तब समवन, कोई मस्ट गो, ज़रूर जाए, कोई जाना चाहिए, एज द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर बन के, नुमाइंदा बन के जाए, ऑफ द बादशाह, बादशाह की तरफ से कोई नुमाइंदा बन के जाए, एंड डील विद द सिचुएशन, और जाके इस सिचुएशन के साथ डील करे। जो सिचुएशन इन रेबल्स की तरफ से बन रही थी, इस सिचुएशन में जाके वो डील करे। अ स्ट्रॉन्ग कैपेबल, कैपेबल एबल, जो काबिल हो, अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, कैपेबल एबल सोल्जर स्पाई वाज वांटेड, वो चाहिए था। एवरी इंडिकेशन, इंडिकेशन साइंस, इलामात, SIGNS, एवरी इंडिकेशन, एवरी डायरेक्शन, हर जो इशारा था, सीम्ड लुक्ड टू पॉइंट टू वन मैन, वो एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे। हर बंदा इस वक्त जानता था कि ये एक ही शख्स जो है वो इस काम के लिए सूटेबल है, एज बीइंग सूटेबल फॉर द वर्क, जो कि सूटेबल मुनासिब था फॉर द वर्क, इस काम के लिए। एंड मुस्तफ़ा कमाल वाज द मैन, और वो आदमी मुस्तफ़ा कमाल था। एट फर्स्ट, पहले, द ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जो ब्रिटिश, जो बरतानिया का सफारत खाना था, डी मर्ड रिजेक्टेड, ऐसे वर्ड आप साथ साथ लिखते जाया करें। डी मर्ड कहते हैं रिजेक्ट करना, डी मर्ड कहते हैं ऑब्जेक्शन लगाना, डी मर्ड कहते हैं रिफ्यूज़ करना। अब जो ब्रिटिश हाई कमीशन था उन्होंने डीमर्ड कर दिया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, रेज ऑब्जेक्शन, उन्होंने रिजेक्ट किया, बट हिज ऑब्जेक्शंस, लेकिन ऑब्जेक्शन जो उनके एतराज़ात थे, वर फॉर वंस अवर रूल्ड रिजेक्टेड, अवर रूल रिफ्यूज्ड। अब ब्रिटिश हाई कमीशन के पास और कोई शख्स तो ऐसा था नहीं तो जाके तुर्कों को मारे, तो उन्होंने, उनका जो ऑब्जेक्शन था वो अवर रूल हो गया, ऑब्जेक्शन जो था वो रिजेक्ट हो गया। एंड मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड ऑन, सेल कहते हैं पानी के ऊपर सफ़र करना, मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड ऑन, ट्रैवल, आप बाई ट्रैवल करते हैं, बाई बस रोड के ऊपर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब समंदर के ऊपर सफ़र करते हैं तो आप सेलिंग करते हैं, सेलिंग द बोट है जिस तरह। अब सेल्ड ऑन, अब मुस्तफ़ा कमाल जो था वो सवार हुआ ऑन द 15th of May 1919 को मुस्तफ़ा कमाल सवार हुआ फॉर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एनाटोलिया, एनाटोलिया के कोस्ट कहते हैं साइल को, कास्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं, हार्बर आपको बताया। और इसके अलावा PORT पोर्ट, 2-3 वर्ड है, PORT पोर्ट भी है, COAST कास्ट, ये जो भी आपने वर्ड पढ़ा है इसको भी कहते हैं, हार्बर भी बंदरगाह है। अब एनाटोलिया की बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस, ईस्ट के जो सूबे थे उनके गवर्नर जनरल के तौर पे वो रिप्रेजेंटेटिव बन के गया बादशाह की तरफ से, जाके उन जो रेबल्स थे उनको मार सके। अब इस पे क्वेश्चन भी है, बड़ा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वाई मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट टू एनाटोलिया, मुस्तफ़ा कमाल एनाटोलिया के अंदर क्यों भेजा गया। आपको अगर आपने सारा कुछ डिटेल से सुनते आ रहे हैं तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलता आएगा। ऐसे एनाटोलिया के अंदर उसे रवाना कर दिया गया गवर्नर जनरल के तौर पे। स्कैर्सली हार्डली हैड द स्मॉल स्टीमर, स्टीम कहते हैं जो धुएं को कहते हैं, स्मोक कहते हैं। अब इसकी जो कश्ती थी वो धुएं वाली थी, वो मोटर वाली थी जो धुआं छोड़ती थी। बामुश्किल, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, उसकी जो स्टीमर, उसकी जो बोट थी, बियरिंग मुस्तफ़ा कमाल, बियरिंग हैविंग, बियरिंग टेकिंग, अब उसकी जो स्टीमर जो मुस्तफ़ा कमाल को लेके जा रही थी, एंटर द ब्लैक सी, ब्लैक सी समंदर के नाम आएंगे, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, मुख्तलिफ जो बड़े समंदर हैं उनके नाम आएंगे। ब्लैक सी, बहर अस्वद की तरफ जब उसकी कश्ती बामुश्किल अभी पहुंची थी,
दैन द अथॉरिटीज़ ऑफ द इस्तांबुल, जो इस्तांबुल के अंदर जो मैनेजमेंट थी, जो अथॉरिटी थी, जो इंतज़ामिया थी, बिकेम सस्पिशियस। सस्पिशियस सस्पेक्ट से है, सस्पेक्ट डाउट। अब जो इस्तांबुल के अंदर अथॉरिटीज़ थी उन्हें शक हो गया, मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर शक हुआ ऑफ हिज इंटेंशंस, इंटेंशंस मोटिव्स, इंटेंशंस पर्पस, उसके मकासद पे, मुस्तफ़ा कमाल के मकासद पे उन्हें शक हुआ। एंड इशूड आर्डर्स, उन्होंने आर्डर इशू किए, हुक्मनामे जारी किए फॉर द शिप, के उस शिप को टू बी इंटरसेप्टेड, मुस्तफ़ा कमाल की शिप को इंटरसेप्ट कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, CEASE सीज कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ तक वीडियो काफ़ी लेंथी बनती जा रही है, इसलिए मैं पार्ट 1 को आपको यहाँ तक ही रीड करवाऊँगा और काइंडली आप स्टेप बाय स्टेप आप साथ चलते जाएंगे, आप लोगों को बाकी सारे पार्ट्स भी बड़े अच्छे समझ आएंगे। हर पार्ट आपका पिछले पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। उम्मीद है कि जितनी मैंने कोशिश की है, जितना आसान से आसान मैं कर सकता था, आप लोगों तक मैंने पहुंचाया है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी हद तक मुस्तफ़ा कमाल के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैंने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ाई है, आपको काफ़ी हद तक उसकी समझ भी आई होगी, आप लोग काफ़ी हद तक इसे समझ भी चुके होंगे। और ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स अगर आप मुस्तफ़ा कमाल के बारे में जानना चाहते हैं, आप इन्हीं के बाकी पार्ट्स भी आप इसे तैयार करते जाएँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मुस्तफ़ा कमाल के अंदर से आए, अगर आप ट्रांसलेशन अच्छी सुनेंगे, आप लोगों ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करने के काबिल ना हो। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।